व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी? वीडी है आई एक्सएल माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई एम अपॉन एम इंटू टाउ 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 ओके राइट ओके what is small e साहेब? what is small e? what is small e? ये small e की ਹੁੰਦਾ ਇਹ हाँ ओके वैल्यू तेरा भला हो जे हाँ 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 अच्छा थैंक यू शुगर है 1.6 पर माइनस 19 एम दी वैल्यू हाँ 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 गुड 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 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg ओके। तो आप एक चीज नोट कर रहे हो यहाँ पे E और M नहीं चेंज होने वाले। अगर इलेक्ट्रॉन है तो E और M की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कौन चेंज होगा? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी या रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा। बाय द वे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है अब मुझे बताएगा अभिनंदन। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? हाँ हाँ दोनों टाइम के अंदर राइट बिल्कुल। जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से कोलाइड करता है और दूसरे एटम से बाद में कोलाइड करता है उसके बीच का जो टाइम उसके पास होगा दैट इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। उस टाइम में वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पहले पे कोलाइड कर गया फिर अब दूसरे पे कोलाइड करने वाले तो रेस्ट में होता है वो एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने लगा स्पीड बड़ी 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 फिर टकरा गया फिर रुक गया फिर दोबारा एक्सेलरेट किया फिर टकरा गया। तो रिलैक्सेशन टाइम के बीच में वो एक्सेलरेट करता है राइट। तभी तो हमने ये फॉर्मूला लिखा था दैट वाज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो टी को हमने टाउ से तो ये टाउ किस पे डिपेंड कर रहा है मतलब किसका ये रिलेशन में है ए के साथ। तो अगर एक्सेलरेशन चेंज होगी आई मीन टू से एक्सेलरेट कितने टाइम में करेगा तो वो है टाउ। ठीक है एक्सेलरेट कितने टाइम में करेगा। ओके वेरी नाइस। तो वी डी इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो आपने कल एक चीज यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ से नोट कर ली होगी जो वी डी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ई एंड इट इज इनवर्सली एंड प्रोपोर्शनल टू टाउ राइट। तो लिखो जहाँ से अपने नोट्स खत्म किए थे। सो वी डी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टाउ एंड ऑल्सो इट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर रिलैक्सेशन टाइम भी लेस होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी लेस होगी। रिलैक्सेशन टाइम कम कैसे हो सकता है? हाउ विल रिलैक्सेशन टाइम अफेक्ट कैसे होगा ये? तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है? रिलैक्सेशन टाइम क्यों इफेक्ट होता है? क्योंकि कब? जब आप टेम्परेचर दे दोगे। जब आपने बॉडी को टेम्परेचर दिया एटम्स सारे हिलने शुरू हो गए। तो जब ज़्यादा हिलेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन जाना जैसे यहाँ से जाना चाह रहा था यहाँ एटम हिल रहा है तो उसके बीच में जाके स्ट्राइक कर गया। तो इसका मतलब उसकी रिलैक्सेशन टाइम कम होगी। ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम कब इफेक्ट होता है? विद चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो डेफिनेटली रिलैक्सेशन टाइम अफेक्ट होगा ही होगा। इज इट ओके? ठीक है। और भी फिनोमिना होते हैं लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। ओके तो कल मैंने आपको कहा था हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कई क्वेश्चंस आते हैं। आप जब एसएल अरोड़ा में से देखोगे ना आपको कई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर मिलेंगे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ अपने आप में ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो सेकंड कनेक्शन है वो है करंट के साथ जो आज हम करने वाले हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होती है? ऑब्वियसली चार्जेस की। चार्जेस एक्सेलरेट कर रहे हैं है ना। तो चार्जेस जब बेटा सारे मूव करेंगे एक ही तरफ, जब चार्जेस एक ही तरफ मूव करेंगे तो क्या बनता है उससे? इलेक्ट्रिक करंट बनता है। जब चार्जेस एक ही तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है राइट। ओके तो
इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है आज हम ये स्टडी करेंगे। तो देखो, मान लो बेटा हमारे पास यहाँ पे लेट्स से ये एक वायर है ऐसे, दिस इज अ वायर, राइट, और इस वायर को हमने सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। आपको पता है जब हम किसी वायर को सेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। याद रखना है हमें, जब करंट कब होता है, जब एक सर्किट कंप्लीट होता है, राइट। तो सर्किट कैसे कंप्लीट किया, हमने यहाँ पे सेल लगा दिया, एक एंड यहाँ पे लगा दिया और एक एंड यहाँ पे लगा दिया, तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, राइट। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे चार्जेस हैं, जैसे मान लो ये एक चार्ज है, ऐसे एक और चार्ज है, ये सारे चार्जेस कौन सी तरफ को मूव करेंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन सारे ऑब्वियसली, तो पहले तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगा। इस डायग्राम में से आप, अगर मुझे यहाँ पे एरो बनाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैं एरो लेफ्ट से राइट बनाऊंगा या राइट से लेफ्ट बनाऊंगा, बोलो। हाँ, लेफ्ट टू राइट, क्यों? ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स के कौन सी तरफ को मूव करेंगे, फ्रॉम, तो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक जो जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है जी। तो जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ को जाएंगे तो हम कहते हैं ऑब्वियसली करंट बनेगा, राइट, ठीक है। अब अगर ये करंट बनेगा तो हमें कुछ चीजें हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको डेरिवेशन करवाऊंगा, जो कि आपको एग्जामिनेशन में वैसे नहीं करनी है, आपको प्रॉपर लिख के करना है सब कुछ, लेकिन हाँ याद करने के लिए वो 3 स्टेप में मैं आपको बता दूंगा कि आपको डेरिवेशन याद कैसे करनी है, ताकि आपको डेरिवेशन याद हो जाए, फिर उसको जैसे मर्जी मॉडिफाई कर लो, लेट लिख लो, लेट दिस बी दिस, लेट दैट बी दैट, जो मर्जी लिख लो, लेकिन उसका असली जो डेरिवेशन करने का जो मेन एक्सप्रेशन याद कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूं। तो ओके, सिलेंडर इज अ वायर, वायर होती है ना, तो वायर तो बनाने को तो मैं ये वायर छोटी सी बना देता, ऐसे बना देता, जैसे ये वायर है, अगर मैं ऐसे वायर बना देता तो उसके बीच में ये डायग्राम कैसे बनाता, ये सारा कुछ कैसे दिखाता है ना, तो इसलिए मैं ये इसको बड़ा बनाया हुआ है, अदरवाइज ये ऐसी वायर ही है। ओके ओके, अगर बेटा हमें करंट निकालना है तो हम पता क्या करेंगे, हम पहला स्टेप ही शुरू यहाँ से करते हैं। मैं एक और बात बताता हूँ, जब मैंने आपको टेस्ट दिया था, जो अभी तक 4 मेरा मन ही नहीं किया चेक करने के लिए, लेकिन मैं कर दूंगा। ओके, उसमें मैंने ना आपको एक डेरिवेशन करवाई थी, जो मैंने टेस्ट में भी डाली थी, दैट वाज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ये थी ना एक डेरिवेशन करवाई थी आपको। मैंने आपको उसको समझाने के लिए क्या किया था, मैंने कहा था 2 बार वर्क डन निकाल लेना, है ना। एक बार वर्क डन आपने किया भी है, बहुत बहुत कईयों ने करी है कि वर्क डन निकाल दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके, और एक बार वर्क डन पोटेंशियल के फॉर्मूले से निकाल दिया, जो भी आपने किया बेटा, दैट वाज अ थिंग टू लाइक एक्सप्लेन यू एंड टू मेक यू रिमेंबर कि डेरिवेशन ऐसे आप याद कर सकते हो। लेकिन जब आप एक्चुअल में ये एग्जामिनेशन में करोगे तो बेटा उसको ऐसे थोड़ी ना करोगे, ऐसी थोड़ी दिखाना है आप उसको आपको ये करना है सीक्वेंस ऑर्डर में कि ओके वर्क डन ये होता है ये होता है ये होता है, ऑल्सो वर्क डन ये होता है ये होता है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट दिस, ठीक है। तो टेस्ट में ऐसे नहीं करना है आपको, ये फिर एग्जामिनर के आगे गलत होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये उनको डेरिवेशन लिखना नहीं आती है, कैसे डेरिवेशन करनी होती है, समझ आई बात। तो समझने के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको अच्छा यार वर्क डन ही निकालने हैं 2 बार, अच्छा ये और हम कर देंगे, ठीक है गुड। लेकिन बात फिर आती है ना, प्रेजेंटेशन इज समथिंग एल्स, आपको आना जो आता होता है दैट इज समथिंग एल्स। तो 2 चीजें होती हैं, आपको आता है वेल वेरी गुड, लेकिन अगर 90% ऊपर नंबर लेने हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन भी गुड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मैं जो समझाने लगा हूं आपको डेरिवेशन, वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि आपको डेरिवेशन आती है, राइट। तो मैं उसके लिए अब क्या करने वाला हूं, मैं आपको स्टेप्स सिखाने वाला हूं कि पहला स्टेप याद रखो, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, बात खत्म। लेकिन आपको डेरिवेशन प्रॉपर लिखनी है जैसे नोट्स में लिखी हुई है,
ओके देखो क्या है देखो हमें करंट निकालना था, हमें यही निकालना है ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, बेसिक फॉर्मूला क्यू बाई टी। ओके ये हो गया हमारा स्टेप, ठीक है। अभी क्यू क्या होता है, एन ई, यही होता है एन ई। अच्छा अभी यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं एन ई की जगह क्या आएगा देखो यहां पे आएगा एन ई, राइट, डिवाइड बाय एन, मैंने जानबूझ के कैपिटल डाला है, स्मॉल डाला, बताता हूं क्यों। टाइम, टाइम की जगह क्या आएगा, अब देखो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होता है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, कौन सा डिस्टेंस कौन सी वेलोसिटी। तो बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक जाएगा तो ये सारा पूरा डिस्टेंस ये वाला, ठीक है, इस डिस्टेंस का नाम बोल देते हैं एल, ये हो गया डिस्टेंस। और कौन सी वेलोसिटी, आप सभी को पता है, जो इस इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी होती है उसका नाम है, जैसे अभी सैनस ने बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उस वेलोसिटी का नाम जो होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी जा रही है वो है आपके पास वीडी, नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं जा रहे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, ये कुछ और टकरा रहा है, ये कहीं और टकरा रहा है। आपको पता है ना एटम्स जब ये टकराएंगे भी तो किसी का रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट होगा, किसी का डिफरेंट, तो हम एवरेज वेलोसिटी लेके चलते हैं, किसी एक का नहीं लेके चलते, क्योंकि बेटा हमें यहां से इलेक्ट्रॉन्स का तो निकालना है ना, जो चार्जेस यहां तक आ गए, राइट, तब जब ये करंट बनेगा तो दोबारा से फिर से यहाँ पे आएंगे, यहाँ और चार्ज जाएगा, फिर वो यहाँ से मूव करेगा। तो अल्टीमेटली अगर आप पूरे साइकिल को अगर आप देखोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक तो मिलेंगे मिलेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में ना मिले, लेकिन ओवरऑल तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, यहाँ से लगातार बार बार जा रहे हैं, राइट। ओके तो एल आ गई हमारे पास लेंथ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई वी, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस की जगह लिख देंगे वीडी और वेलोसिटी की जगह सॉरी डिस्टेंस की जगह लिख देंगे एल और वेलोसिटी की जगह लिख देंगे वीडी, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा अब ये एन क्या था, देखो बेटा ये हमारे पास एक वायर है, वायर है ना। अच्छा वायर जो होती है वो कैसे होती है, जैसे लाइक सिलेंड्रिकल होती है, तो सिलेंड्रिकल में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, क्या सिर्फ एक ही लाइन में होते हैं, नहीं। क्या सिर्फ ऊपर नीचे होते हैं, नहीं। क्या आगे पीछे भी होते हैं, हाँ सभी जगह होते हैं, क्योंकि सिलेंडर इज अ वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाएंगे, सभी जगह पाए जाएंगे। कहाँ पे पाए जाएंगे, उसके एरिया और उसके पीछे जो डेप्थ है सभी जगह आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। थोड़ी सी बात, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म आ जाएगी। अगर आपको, अगर मेरे पास मान लो ये वाली चीज ना होती, वायर ना होती, मेरे पास ना एक सिंगल शीट होती ऐसे ऐसे, तो मैं कहता कि बताओ जी अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर आगे आगे, लाइक दिस, ऐसे ही होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स। मैं कहूंगा पीछे तो नहीं है, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो सिंगल शीट है, आपने थिकनेस तो बनाई ही नहीं इसकी। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हमें दिख रहे होंगे ना वो सामने वाले, जैसे ये छोटा सा ग्लास है, मान लो पतला सा ग्लास है, इसकी थिकनेस है ही नहीं है, तो आपको सभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे दिखेंगे, उस ग्लास की जो सरफेस है उसके ऊपर दिखेंगे, राइट। लेकिन अगर वही ग्लास थिक हो जाता, पीछे को इसकी उसकी कोई थिकनेस भी होती यहाँ पे, तो अब आपको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे दिखेंगे, क्या सिर्फ सरफेस पे दिखेंगे, नहीं पीछे भी दिखेंगे। तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बोले, तो हम बोल सकते हैं कि आपको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे वॉल्यूम में नजर आएंगे। तो जो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पे देखने हैं, आपको आपको पूरे के पूरी वॉल्यूम में देखने हैं। उसको हम कैसे लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं n इज इक्वल टू एन ए एल, मतलब कि n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब n क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मैथ्स है। n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर आप उसको पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसे मैं आपको मैथ्स में बताता हूं तो ना आगे भी, कि मान लो हमारे पास 1 मीटर क्यूब में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 मीटर क्यूब में कितने होंगे, तो आप 5 इंटू 5 इंटू 10 कर दोगे। तो 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में मेरे पास मैंने मान लिया n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मुझे टोटल वॉल्यूम मतलब A इंटू एल, ये जो टोटल वॉल्यूम है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो बात है n इंटू ए एल,
ऐसे ही करते होते हैं हम जब भी सॉल्व करते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम, अब मैंने टोटल वॉल्यूम कैसे लिख दिया, AL, बताओ A क्या है और L क्या है। A क्या है, A है इसका एरिया और L है इसकी लेंथ। तो देखो बड़ा आराम से समझ आ रहा है, पूरा एरिया और पूरी लेंथ, तो उसमें आपको क्या मिल जाएंगे, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे वॉल्यूम में। तो मैंने कहा कि 1 मीटर क्यूब में आप मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं n, तो ये पूरे वॉल्यूम में, मतलब एरिया इंटू लेंथ, पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो हम कहेंगे पूरे वॉल्यूम में n को AL के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इतने होंगे। और इसी का नाम हमने रखा था n। राइट, तो मैंने n, ये बड़ा वाला n क्यों डाला था, बड़ा वाला n ये बता रहा था कि आपको सभी इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। अभी सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखें, तो मैथ्स का ये बहुत ही बेसिक रूल होता है, जब आपको पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स देखने हो ना, तो आप एक वॉल्यूम में पहले 1 मीटर क्यूब में पहले निकाल लो, 1 मीटर क्यूब में निकाल लो, फिर उसको पूरे वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा यही तरीका होता है, हमने आगे भी किया है ये। 1 मीटर क्यूब में कितने हैं, n, तो AL मीटर क्यूब में कितने होंगे, n इंटू AL। तो हमने यहाँ पे n की जगह रिप्लेस कर दिया NaL के साथ, NaL, और E तो पहले लगा हुआ था, डिवाइड बाय L डिवाइड बाय B। राइट, ये वो कंसेप्ट है जहां पे आप कंफ्यूज होगे, आप कोई ना कोई गलती करोगे। तो अगर आपको ये डाउट है तो मेरे से डेफिनेटली बेटा दोबारा से पूछ लेना। इज इट ओके, करें आगे, बस हो तो गया। ये आपका पहला स्टेप था, ये आपका दूसरा स्टेप था। अब जो आंसर आ गया वो, ये किसका आंसर आ रहा है, आई का आ रहा है ना बेटा, तो बस आ गया आंसर। इसमें क्या रह गया, एल के साथ एल कैंसिल, वीडी ऊपर आया, जो आ गया दैट इज योर आंसर। बिल्कुल खत्म, 3 स्टेप की डेरिवेशन। सबसे बहुत बहुत, जैसे गॉस थ्योरम है ना फर्स्ट चैप्टर में, ऐसे ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसकी। ठीक है, अभी आपको मैं फिर बता रहा हूं, अब ये मत कर देना, ये मतलब जो मैंने कर दिया बस आप 2 एंगल लिख के आ जाओगे। तो आपको इसको लिखना है कि लेट करंट इज फ्लोइंग आई। ठीक है, यहाँ से जो टाइम है, कितना टाइम यहाँ से जाएगा उसको हम t मान लेंगे, लेंथ ऑफ वायर l होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो n होंगे, n कितना होगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। तो आपको बहुत एक प्रॉपर बन जाएगी उसकी, राइट। तो लेकिन है उसका, मैं वही बताता हूँ कैसे लिखना है। तो पहले इसको सॉल्व कर ले। तो I इज इक्वल टू NeAVD, इसको हम बोलते हैं प्यार से, इसको हम बोलते हैं प्यार से, हिंदी लिखने वालों में पहली बार, हिंदी इंग्लिश, इसको हम बोलते हैं निया वीडी, याद करने के लिए, NeA, निया वीडी। तो याद रख लेना है इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। मुझे बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है, मैंने आज, मुझे लग रहा है 5 साल बाद हिंदी लिख रहा हूँ मैं, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। जैसे जैसे रिया, श्रिया, रिया है ना, अरे श्रेया, अरे यार एक ही बात होती है, श्रेया श्रिया एक ही बात होती है, ऐसे नहीं। अब मुझे ये वो भी तो करना है, हाँ हाँ हाँ, वो मात्रा मूत्रा लगाते रहो ना, ठीक है, ओके फाइन। सो आई इक्वल टू निया वीडी, डन। तो आई करंट का जो रिलेशन होता है वो होता है एन के साथ, ई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई डाउट इसमें, राइट तो इसमें हम कुछ चीजें लिख दें, कुछ मुझे पता भूल जाओगे। एन क्या था और ये स्मॉल एन क्या था, तो यहां पे लिख दो, हेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, per unit volume, n is total number of electrons in wire, Al is total volume of wire, right, और बस दैट्स इट, इतना ही था हमारे पास। ठीक है, आपके पास नोट्स में प्रॉपर डेरिवेशन है इसकी, वो आप कर लोगे। लेकिन हाँ, बस ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि हमें बड़ा, मैं मेरे ना अब यही कोशिश रहती है कि मैं आपको डेरिवेशंस को इजी कर दूं, रेदर देन मैं आपको सीक्वेंस में समझाऊं कि पहले पहले बेटा ये करो फिर ये करो। आपको डायरेक्टली जो लिखा है हम वहां से स्टार्ट कर दिया। उसने कहा करंट बताओ, हमने करंट का फॉर्मूला लिख दिया, बस क्यू की जगह एन ई लिख दिया, टाइम की जगह डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिख दिया। ठीक है, और एन को हमने NaL कर दिया, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पे भूल सकते हो,
n को हमने NaL कर दिया, बाकी सारा एज इट इज कैंसिल किया, हमारे पास आंसर आ गया। आगे करें। और अगर यहां से मैं आपको पूछ लूं नोड करंट डेंसिटी कितनी होती है, जैसे अभी अभिनव बताएगा। अभिनव करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? हाँ, जे इक्वल्स, हाँ क्या होती है, आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, आई इक्वल्स ए, जे इक्वल्स आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो अगर हमें करंट डेंसिटी निकालनी हो, दैट वुड बी आई अपॉन ए कॉस थीटा, मतलब एन ई ए। अब अच्छा, अब अगर आप ऐसे लिखते हो, अगर आप ऐसे लिखते हो आई अपॉन ए कॉस थीटा, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, जे इज इक्वल टू आई की वैल्यू डाल दो एन ई ए बी डी, और ए कॉस थीटा लिखना है, ए कॉस थीटा लिख दो। लेकिन इसका रिलेशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर थीटा 90 हो जाए, सॉरी अगर थीटा 0 हो जाए तो कॉस 0 1 हो जाएगा, एन ई ए वी डी अपॉन ए के साथ ए कैंसिल। तो बस ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ, बट चलिए फिर भी हम एक बार इसको नोट कर लें। ये होता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अगेन दिस इज नॉट मतलब बहुत 50% ही है ये इतना नहीं आता है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निया वीडी। ठीक है, रिया वीडी, निया वीडी, कौन सा? हाँ मैं, वो तो रेसिप्रोकल था ना। डन बेटा, हो गया। मैं ये पूछूंगा कल दोबारा से फिर आई का फॉर्मूला बीडी के साथ, याद रखना। आगे करें। ओके, नेक्स्ट इज राइट डाउन डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले, अच्छा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप सभी को पता है क्या होता है, आर इक्वल्स वी बाई आई। ठीक है, तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ओम्स लॉ दोबारा से बनाऊंगा, मतलब वी अपॉन आई, मैं फिर से सुनना छोटी छोटी बात, मैं वी अपॉन आई दोबारा से बनाऊंगा, लेकिन शुरू करूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा और वहां से मैं वी अपॉन आई बना दूंगा। देखना कैसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ई अपॉन एम। तो वैसे तो माइनस ई था, लेकिन हम चलिए ई अपॉन एम इंटू टाउ लिख रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव से हमें सिर्फ ये बता रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अदरवाइज वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो ई अपॉन एम इंटू टाउ, राइट। अच्छा बेटा ई का फॉर्मूला, अच्छा ये वाली जो डेरिवेशन है ना, ये इसके साथ लिंक्ड है थोड़ी सी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप मुझे एक आंसर बताओ, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जो पोटेंशियल और डिस्टेंस को आपस में कंपेयर करता हो। ई इक्वल्स वी बाई डी, आपने यही किया है। ई इक्वल्स, देखो मैंने आपको कहा था ना ये फॉर्मूले बार बार आएंगे, पहले चैप्टर के फॉर्मूले हैं, अभी ये सेकंड चैप्टर में भी आ रहे हैं। ठीक है, ई इक्वल्स वी बाई डी। हमारे केस में क्या होगा, ई इक्वल्स व्हाट, वी क्या था, वी ए था, वी ओवर एल। वेरी नाइस, क्योंकि डी कौन है, डी वो है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से लेंथ पे एक्ट कर रही है, इसके बीच बीच में एक्ट कर रही है। तो आपके केस में आ जाएगा वी, तो यहां पे आ जाएगा एज ई इक्वल्स वी बाई एल, है ना, ई इक्वल्स पोटेंशियल बाय एल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भूलना वाला नहीं है फॉर्मूला, कभी भी बहुत बार यूज होता है। ई इक्वल्स वी बाई डी, आपके केस में डी होता है डिस्टेंस, तो आपकी जगह एल आ गया, तो ई को रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो, करो, कहां किया। तो ई की जगह वी बाई एल, साथ में एम, यहां पे टाउ, ये आ गया आपके पास वी डी, माइनस छोड़ दिया बिकॉज माइनस सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा था, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अभी हमारे पास ये तो हो गया, ये हमारे पास वीडी का फॉर्मूला आया, राइट। एक और काम लास्ट करो, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, वी बाय आई, आई, तो
तो आई का फॉर्मूला, ऑल्सो आई का फॉर्मूला क्या होता है? निया वीडी। तो आई होता है निया वीडी, राइट। यहां पे वीडी का फॉर्मूला डाल दो निया वीडी में, तो वीडी का हमारे पास यहां पे बन गया ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ये देखो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा रिलेशन बन गया। तो क्या किया हमने, आई इज इक्वल टू निया वीडी, वीडी का फॉर्मूला डाल दिया ई अपॉन एम इंटू टाउ, ई की जगह लिख दिया हमने वी बाई एल। 3 स्टेप किए हमने। अब मुझे बताओ इसमें से क्या निकालूं, हमें ओम्स लॉ बनाना है। वी अपॉन आई, इसमें से वी अपॉन आई अलग कर दो, बताओ बाकी क्या रह जाएगा। वी अपॉन आई को अलग कर दो, तो कैसे करेंगे अलग, आई को इसके नीचे ले जाएंगे और बाकी सारी वैल्यूज जो नीचे है वो वाली ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली वैल्यूज नीचे आ जाएंगी। तो मैं ये करने लगूं, वी अपॉन आई आ जाएगा, वी अपॉन आई, तो आई नीचे, एम एल ऊपर, एम एल ऊपर, और ये सारी वैल्यूज नीचे, एन ई ए, अच्छा ई का स्क्वायर आ गया, एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ आ गया वी बाई आई, राइट। ठीक है बेटा। और आपने ओम्स लॉ में पढ़ा हुआ है कि वी अपॉन आई क्या होता है, और वी बाई आई कॉन्स्टेंट होता है, विच इज ऑब्वियसली आर कॉन्स्टेंट होता है। ये देखिए आपके पास वी बाई आई आया, क्या ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है फॉर अ गिवन स्ट्रक्चर। मास ऑफ चार्ज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ वायर, अगर आप वायर चेंज नहीं कर रहे हो, एक वायर ले रहे हो वो वाली, तो उसकी लेंथ कांस्टेंट। एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वायर, ऑब्वियसली कांस्टेंट। चार्ज वैल्यू कांस्टेंट। ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गिवन वायर, अगेन कांस्टेंट। टाउ, for a relaxation time for a given wire, is again constant. Because this whole value is constant, that's why this becomes an Ohm's law. Ohm's law सिर्फ R नहीं होता, Ohm's law होता है कि V upon I is constant, और आपको वही मिला, V upon I is a constant value। तो हम इसको लिखेंगे V upon I equals constant, क्योंकि ये हमें सभी वैल्यूज constant दी हैं। क्यों दी हैं? because m, l, n, e, a, tau are all constants for given circuit। जो भी आपको एक बार सर्किट दे दिया उसमें ये सभी वैल्यूज कांस्टेंट होंगी, कोई वैल्यू अपनी वैल्यू कोई भी चेंज नहीं करेगा। hence Ohm's law is produced, Ohm's law is proved, इसलिए ये ओम्स लॉ ही बन रहा है। अब ये सारा करने में पता हुआ क्या, आपने 9th स्टैंडर्ड में नहीं 10th स्टैंडर्ड में आपने आर की वैल्यू, अगर आपसे किसी ने पूछा था तो हमेशा आपने यही कहा था कि सर आर होता है वी बाई आई, यही कहा था ना। अब आप 12th स्टैंडर्ड में हो गए हो ना, एक साल इसी साल 12th में रहोगे, अगले साल होपफुली आप मतलब 12th कर जाओगे, है ना। तो आज से आर का आपको एक नया रिलेशन मिल गया। आर सिर्फ वी बाई आई नहीं होता, आर होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। आर की वैल्यू इन पे डिपेंड करती है, अगर ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है तो आर भी कांस्टेंट है, अगर इसमें से कोई वैल्यू चेंज होगी ना आर चेंज हो जाएगा, ये है बात। तो आर इक्वल्स एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये होता है रेजिस्टेंस। अगर कुछ भी चेंज किया, दो चीजें तो आप वैसे ही देख रहे हो चेंज कर सकते हो, अगर लेंथ चेंज हो गई रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, हमने भी यही कहा था। आपको एक बात बताऊं, जब हमने आर इक्वल्स टू वी बाई आई कहा था, है ना, आर इक्वल्स टू वी बाई आई कहा था, आपने किसी ने नहीं पूछा कि सर वैसे तो आप तो कहते रहते हो कि जी जो भी रिलेशन प्रूव करना है ना वो आप इक्वेशन से बनाओ, और जब मैंने आपको कहा था जी रेजिस्टेंस जो होती है ना वो लेंथ पे डिपेंड करती है, अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो लेंथ कम रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। कोई इक्वेशन तो नहीं मैंने आपको कही थी, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया था आपको हवा में ही कि बेटा लेंथ बढ़ गई उसमें एटम ज्यादा हो गए, ठीक है, मतलब लॉजिक तो गलत नहीं है, होता है ऐसे ही है, लेकिन इक्वेशन तो नहीं थी ना उसके पीछे। अब इक्वेशन भी है। अगर आपको कोई कहे कि जी आप कह रहे हो कि लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, अगर एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यही होता था एरिया रेसिप्रोकल और लेंथ प्रोपोर्शनल। तो इक्वेशन कौन है, कौन सी इक्वेशन है जो ये प्रूव कर रही है, तो ये इक्वेशन है।
ये इक्वेशन है जो प्रूव करती है कि यस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये पूरा एक रेजिस्टेंस का रिलेशन है। एक भी वैल्यू इसमें से कोई चेंज कर दी आपने, जैसे कि आपने रिलैक्सेशन टाइम चेंज कर दिया, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। क्या? फॉर अ गिवन सर्किट बेटा, फॉर अ गिवन। हाँ, हमने जब आपने नोट्स में लिखा था ना, तो आपने लिखा था एवरेज टाइम, एवरेज। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ये टकरा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये दूसरे से टकरा रहा है तो अलग टाइम लेगा, फिर नेक्स्ट एटम से टकराएगा तो अलग टाइम लेगा। तो आप कितने, तो आप कौन सा रिलेक्शन टाइम लोगे? हम एवरेज टाइम लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप अगर उनका एवरेज टाइम निकालोगे ना, तो वो एक आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कोई टकरा रहा है 1 सेकंड के बाद, कोई टकरा रहा है 1.5, कोई टकरा रहा है 1.2, कोई टकरा रहा है 1.3, 1.2, 1.3, 1.4, 1.2, 1.3। तो बार बार ना वही वैल्यूज आती जाएंगी, 1.2, 1.4, 1.3। तो जब आप इतनी सारी वैल्यूज का एवरेज लोगे, तो वो बहुत ही क्लोज आएगा जो उनकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी। हाँ, अगर वैल्यूज ही दो होती, 1 और 1.3, तो उसके बीच का डिफरेंस जो है 1.15 या समथिंग ये आ जाता है। लेकिन अगर आप 1000 वैल्यूज का लोगे, या फिर 1000 भी नहीं छोड़ो, मिलियन वैल्यूज का लोगे, तो आपको एक्यूरेसी बहुत नजदीक से मिल जाएगी। डन? ठीक है। हाँ जी जी। हाँ 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 हाँ। यस यस, वेरी नाइस। अगेन सी, हीट हीट तब आती है बेटा जब हीट को रेडिएट होने के लिए कोई चीज ना मिले। जैसे कि अगर ये वायर, अगर यहाँ पे अपने पोटेंशियल इतना ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, कि हीट यहाँ से रेडिएट ही नहीं उतनी पास हो रही है। अभी पता क्या होता है इस केस में, हीट बन रही है और हीट उतनी रेडिएट हो रही है, हीट बन रही है फिर बाहर वापस रेडिएट हो रही है। तो वायर आप देखोगे गर्म नहीं होती कभी। लेकिन कुछ स्टेजेस में ऐसे हो जाएगा कि वायर पे हीट बन ज्यादा रही है और रेडिएट कम हो रही है, तो फिर वायर गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो हम सिचुएशंस की बात कर रहे हैं एट द मोमेंट, दैट वाज लाइक अ नॉर्मल सिचुएशन। जिस जिस चीज में करंट में जितना करंट आ रहा है उतनी चीज जो है वो रेडिएट हो रही है हीट। तो हीट जो इसके अंदर है वो कांस्टेंट रह रही है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, राइट। तो हम एक लाइक वी आर जस्ट टेकिंग एन आइडियल सिचुएशन इन दिस केस। तो ऐसे अगर हम ऐसे एजम्पशंस नहीं लेंगे तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है और भी चीजें, राइट। ये समझ आ गया? हाँ जी हाँ जी। हम्म। हाँ, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो रेजिस्टेंस होगी इट विल कीप ऑन चेंजिंग। यस यस यस, आपने देखा होगा कई जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं ना, कई बार जब वो हीट अप हो जाएंगे ना, तो उनकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। उसका रीजन ये है क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू हो जाती है। जो प्रोसेस हो रहा है उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि लगातार हीट अप हो रहा है, तो उसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। फिर तो फिर उन्होंने एक लगाया होता है, एक थ्रेशोल्ड लगाया होता है थर्मोस्टेट, कि कुछ टाइम बाद अगर आप इतनी हीट हो जाएगी ना तो वो लैपटॉप ही बंद कर देगा, ताकि वो सर्किट जो है वो खराब ना हो जाए। पर ये जरूर है कि जैसे जैसे ये हीटअप होता जाएगा तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती जाएगी। डन? ओके। तो ओके, सो हमने अभी तक क्या किया? आई का फॉर्मूला बोलो इन रिस्पेक्ट टू वीडी, निया वीडी, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला, वीडी का फॉर्मूला क्या होता है? ई अपॉन एम इंटू टाओ, गुड। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये याद रखने वाली चीजें हैं, ये रखना ही पड़ेगा आपको। अच्छा बेटा, एक और चीज देखो, अगर आपको ये मिल गया तो आप मुझे बताओ रेजिस्टिविटी क्या होती है? और उसका फॉर्मूला क्या होता था? आर ए ओवर एल। ओके, एक काम करो, आर ए ओवर एल, सॉरी, एक काम करो, यहाँ पे आर की वैल्यू डाल दो इसमें और देखना क्या आंसर आएगा रेजिस्टिविटी का। आर की ये वाली वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू डाल दो, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये डाल दो, और ए साथ में रख दो और एल भी साथ में रख दो। अब देखो क्या आने वाला है, से एल कैंसिल, सोचो सोचो सोचो, एल से एल कैंसिल, एल खत्म। हमने यही कहा था रेजिस्टिविटी में लेंथ मत देखना, ए के साथ ए भी कैंसिल, एरिया भी मत देखना। देखो, तो अब आपके पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। मैंने आपको कल कहा था ना कि मैं आपको रेजिस्टिविटी का एक्चुअल फॉर्मूला बताऊंगा क्या होगा। तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये होता है रेजिस्टिविटी।
अब इस रेजिस्टिविटी में ना आपके पास लेंथ है और ना ही आपके पास एरिया है। तो हमने कल बहुत डिस्कशन की थी, हमने कहा था कि बेटा याद रखना रेजिस्टिविटी में एरिया और लेंथ इफेक्ट नहीं करते हैं रेजिस्टिविटी को। आज ये फॉर्मूला भी यही प्रूव कर रहा है, राइट। सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम अपॉन, इस पे एमसीक्यूज बनते हैं कि बताओ जी अगर मैं किसी तरीके से एन चेंज कर दूं तो क्या होगा, अगर टाउ चेंज कर दूं तो रेजिस्टिविटी का क्या होगा। पता है रेजिस्टिव, आपको क्या लगता है दोनों में से रेजिस्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्यों? बेसिकली वो ये डिसाइड करती है कि रेजिस्टेंस कितनी होगी। याद है जब मैंने कहा था रेजिस्टिविटी चेंज होगी ना तो रेजिस्टेंस तो चेंज होनी ही होनी है। तो आप रेजिस्टिविटी डिसाइड कर लो। अगर मैं कह दूंगा रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ये श्योर है। तो रेजिस्टिविटी बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट। कई बार कई क्वेश्चंस में आपको ना न्यूमेरिकल्स में रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा जाएगा, रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पूछा जाएगा। वो कहेगा रेजिस्टिविटी बताओ क्या है, क्योंकि उसको पता है कि अगर रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टेंस को फिर बढ़ना ही बढ़ना है उस टाइम पे। डन। तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, राइट। तो यहां से हमने कुछ चीजें सीख रहे हैं, क्यों कौन कौन सी, कि रेजिस्टिविटी कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड। हमने कल ये कहा था कि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, राइट। अब ये भी तो सीख लो करती किस पे है, तो इन पे डिपेंड करती है। तो यहां पे लिखो रेजिस्टिविटी, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन नंबर वन। तो देखो एम के बारे में हम नहीं लिखने वाले हैं। एम का मतलब होता है चार्ज का मास। चार्ज का मास कांस्टेंट ही रहेगा 9.1 10⁻⁻31। और तो एम के बारे में हम कुछ नहीं लिखेंगे, ई के बारे में भी कुछ नहीं लिखेंगे, ये भी कांस्टेंट ही रहेगा 1.6 10⁻⁻19। तो हम लिखेंगे एन और टाउ के बारे में, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो रिलैक्सेशन टाइम के केसेस में क्या होने वाला है, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पे हम बात लिखने वाले हैं इफ रिलैक्सेशन टाइम इज लेस। अच्छा ये भी छोड़ो, ये बताओ रिलैक्सेशन टाइम लेस कब होगा? फिर से वही बात, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो हम ऐसे लिखते हैं इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, ये डिक्रीज कर जाएगा। और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज किया सो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, राइट। अच्छा एक और चीज, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए किसी तरह से, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज्ड, किसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ा दें, अभी बढ़ाएंगे, अभी मैं एक आपको बताऊंगा फिनोमिना जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम किसी तरीके से बढ़ा दें तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। तो ये मैं फिर बोल रहा हूं, अगर मैं रेजिस्टिविटी को बोल रहा हूं इंक्रीज या डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली वहां पे डिसाइड हो रही है, वो भी इंक्रीज या डिक्रीज ही हो रही है, राइट। तो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, राइट बेटा, ओके। इसी पे और क्वेश्चंस आएंगे। आप मुझे बताओ जो अलॉयज अलॉय क्या होता है, किसी को पता है? ओके, तो अलॉयज के केस में आप मुझे बताओ कि उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है या कम होती है विद रिस्पेक्ट टू द प्योर मेटल्स जिससे वो अलॉय बने हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, मुझे आपको उसकी एक्सप्लेनेशन बताना। अलॉयज हैव ग्रेटर रेजिस्टिविटी, ये ज्यादा होती है, आप मुझे बताओगे क्यों, देन देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। मतलब अगर वो सिंपल एक ही मेटल होता ना तो उस मेटल से रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है जब आप उसका अलॉय बना दोगे। वाई, क्यों होगा ऐसा? चलो आपको हिंट देता हूं,
अगर अगर आप यहाँ पे सिंपल मेटल बनाते तो मेटल ऐसा होना था, ठीक है, ऑर्डरली मैनर में उसके एटम्स अरेंज होते हैं। अगर आप अलॉय बनाओगे तो अलॉय में क्या होता है, अलॉय में मेटल तो होगा ही होगा, और जो छोटे छोटे वॉइड्स है मान लो यहाँ पे, वहां पे दूसरा जो भी आपने मेटल या नॉन मेटल डाला वो यहाँ पे आ जाएगा, लेट्स से लाइक दिस, ठीक है। तो ये अलॉय है। तो आप मुझे बताओ, वो कह रहा है कि इसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, क्यों? हाँ तो हाँ हाँ हाँ, तो फिर हाँ, आप आओ इक्वेशन पे, आप मुझे इसके बेसिस पे आंसर दो, क्या हो रहा है? नो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हो रहे। रिलैक्सेशन टाइम, वो क्यों? कोलिजन ज्यादा हो रही है, एग्जैक्टली exactly। यहाँ पे आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो उसको कोलिजन ज्यादा होनी पड़ेगी, कभी यहां टकराएगा, कभी यहां टकराएगा, कभी यहां टकराएगा, कभी यहां टकराएगा, फिर जाएगा। यहाँ पे इसकी कोलिजन कम थी, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया और बाहर निकल गया, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस, बस आंसर आ गया, राइट। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, इन एलॉयज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ in alloys due to presence of ions at random locations inside the metal atoms। मेटल तो है ही है, लेकिन और जो दूसरे आयंस हैं वो भी रैंडम लोकेशन में पड़े हुए हैं, तो उसके कारण क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ चार्जेस decreases, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ चार्जेस डिक्रीजेस, ठीक है। क्यों डिक्रीजेस? बिकॉज देयर आर मोर चांसेस ऑफ कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। सो एज टाउ डिक्रीजेस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। तो अभी आपको ये याद रखना है कि जो अलॉय हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होती है। अच्छा, अब आप एक और चीज यहाँ पे आएगा, आज हम ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है ये वाला। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि अगर हम व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ऑन रेजिस्टिविटी। रुक जाओ, in case of number 1 metals, number 2 semiconductors, number 3 ionic conductors, number 4 electrolytes। आपको बताना है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी पे क्या डिफरेंस आएगा इन ऑल दीज 4 टाइप्स ऑफ मेटल्स, इन 4 टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स ऑफ मेटल्स में क्या होगा। तो नंबर 1 मेटल्स में क्या होगा, तो क्यों होगा ये भी बताना है ऑब्वियसली, क्या होगा और क्यों होगा। बिल्कुल सही है, टेम्परेचर। तो मेटल में एक चीज होती है, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, पर वो फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड मतलब एक मेटल में मान लो 50 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अभी 50 करोड़ ही फ्री है और नहीं आएंगे कहीं से, ठीक है। तो मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो फिक्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन वो फिक्स होते हैं, राइट। लेकिन जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, बट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज करोगे तो अच्छा इलेक्ट्रॉन्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिलैक्स, आपको पता है कोलिजन ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड
चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। तो चांसेस ऑफ कोलिजन बाकी आप सभी को पता है, चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगी, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। तो लास्ट में क्या लिखें, देयरफॉर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ये तो मेटल में हमने कर लिया स्टडी। ओके ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड वन, व्हाट अबाउट द सेकंड वन। अच्छा, अभी आपने सेमीकंडक्टर स्टडी नहीं की है, तो मैं अभी आपको सिर्फ इतना बताता हूँ। सेमीकंडक्टर में जो एलिमेंट होते हैं ना, वो कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आप चाहो तो आप उनके चार्ज कैरियर्स की अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो। सेमीकंडक्टर में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के आयंस होते हैं, और अगर हम चाहें तो हम टेम्परेचर देके उनकी जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ आयंस होंगे ना, वो आप इंक्रीज कर सकते हो। वो इंक्रीज एक्चुअली हो जाते हैं जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो अब दो चीजें होने वाली हैं। तो नंबर वन, तो व्हेन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, व्हेन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो आप पहले, हाँ, दो चीजें मैं लिखाऊंगा। तो एक तो आप लिखो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आएगा, ठीक है जी, नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज हो रही है, लेकिन एटम्स अभी भी तो वाइब्रेट करेंगे ना। तो एटम्स वाइब्रेट करें, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एटम्स तो वाइब्रेट करने ही करने हैं, राइट। तो ये तो दैट मीन्स एन तो इंक्रीज हो रहा है, एन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक और काम भी हो रहा है, बट रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। तो अब बताओ क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है और एन इंक्रीज हो रहा है। अब नहीं, कुछ नहीं, ये होगा कि यस, जो इसका मैग्नीट्यूड है ना, वो बहुत ज्यादा है इन 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 कंपैरिजन टू रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कि यू गेट मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंपैरिजन टू अ मार्जिनल डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, बट इसमें हुआ क्या, बट द नंबर ऑफ the number of the number density of free electrons is much more, बहुत ज्यादा होते हैं, is much more increased, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे in comparison to decrease in relaxation time। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, यस होगा, लेकिन चार्ज कैरियर्स जो फ्री हुए हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये डोमिनेट करेंगे, एन डोमिनेट करेगा। सो एज एन डोमिनेट्स देयरफॉर, तो एन की के कारण जो भी होगा, तो अगर एन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो एज एन डोमिनेट्स, सो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। ओके, उल्टा हो गया, मेटल के जो हो रहा था इसमें उससे उल्टा होगा, राइट। तीसरा हमारे पॉइंट आया हमारे पास आयोनिक। तो आप सोचो आयोन्स में क्या होगा इन आयोनिक कंडक्टर, आयोनिक कंडक्टर। तो ये तो बड़ा सिंपल है समझाना, आयोनिक कंडक्टर में क्या होगा। देखो, आयंस हमारे पास ऐसे हैं, आपस में लगे हुए हैं, साथ में जुड़े हुए हैं। जब आप टेम्परेचर दोगे तो आयंस के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो ब्रेक जल्दी होगी या नहीं जल्दी ब्रेक होगी। जब आप एनर्जी दे रहे हो, जब आप टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर की क्या करेगा, दो जो आयंस है उनको तोड़ देगा। जब तोड़ेगा तो ये दोनों फ्री हो जाएंगे। जब ये फ्री हो जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन आयनिक कंडक्टर में क्या होगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन
टेम्परेचर लिखो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा आपके पास, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between cations and anions decreases, दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगी. सो मोर आयंस गेट फ्री, मोर आयंस गेट फ्री, सो n इंक्रीजेस. अगर n इंक्रीज हो जाएगा रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस. ये भी हो गया. लास्ट आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में भी सेम होगा, इलेक्ट्रोलाइट में भी आयंस ही होते हैं, है ना. एक मिनट ये कंप्लीट करवा दूं. तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, इन इलेक्ट्रोलाइट, सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो इलेक्ट्रोलिटिक आयंस, इलेक्ट्रोलिटिक आयंस अट्रैक्शन डिक्रीजेस. एक और भी चीज डिक्रीज होगी. इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉल्यूशन लाइक अ लिक्विड, और लिक्विड का होता है विस्कोसिटी. और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता था कि विस्कोसिटी जो होती है वो हमेशा डिक्रीज होती है, लिक्विड जो है पतला होना शुरू हो जाएगा, है ना. तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट आयंस अट्रैक्शन डिक्रीजेस, ऑल्सो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी also viscosity decreases, hence charge can flow easily. अगर easily flow करेगा decreases, resistivity decreases. तो ये तो इस सभी का मतलब हमने पूरा डिटेल में लिख दिया. इन समरी अगर हमें एक बार में फटाफट इसको याद रखना है तो ये है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, राइट, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी इन मेटल्स और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी इन सेमी कंडक्टर्स, आयोनिक कंडक्टर्स एंड इवन इलेक्ट्रोलाइट. सभी में सेमी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होगी, सिर्फ मेटल्स में रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. हाँ जी, ये 1 मार्क में भी आ जाएगा. नहीं नहीं नहीं, क्यों क्यों, आपको क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन व्हाई द रेजिस्टिविटी इंक्रीज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो बोलो कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. आपको वो क्या ये सारा पूछेंगे कि जी शुरू हो जाओ यहाँ से राम कहानी लिखनी और पूरा लिखो. आपको वो एक पॉइंट पूछेंगे, राइट. तो ये मैं पता क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि आपको आप पता क्या कर, यही तो आप ये याद कर लोगे. जैसे अच्छा सर ने कहा था टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, वो पूछ लेंगे क्यों. तो सर वो तो याद नहीं, कुछ लिखाया तो था ये नीले अक्षरों में ऊपर, लेकिन हमने तो ये याद कर लिया. तो सीबीएसई बोर्ड में ना जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा क्यों पे आते हैं. क्यों, क्यों होगा, कैसे होगा. आप जो आंसर दे के आते हो वो कहते हैं हमें बस इतना बताना है कि ये इनपुट ये है और आउटपुट ये है, उसके बीच का ये सारा भूल गया. तो ये आपको याद रखना है. यस यस यस, आपको एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन है ये आ जाएगा. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्स मटीरियल हैज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी. व्हाट इज एक्स, नीचे आ जाएगा मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, ये और वो एंड सो ऐसे आ जाएगा, है ना. तो आपको ये याद होना चाहिए. केस स्टडी आ सकता है. ओके, समझ आ गया, ये क्लियर हो गया. कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है सारा कुछ है, डोंट वरी, कुछ नहीं है, बस ये आप ये लिख लो अभी तक, बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है नोट्स में है आपके.
वहां पे लिख लो सी इन नोट्स। डन हो गया बेटा। ठीक है, लास्ट अभी एक टॉपिक ये वाला, दैट इज कॉल्ड एज, राइट डाउन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, लास्ट टॉपिक। नहीं नहीं, आज का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके सी, इसको हम पहली बार डिनोट करते हैं अल्फा से। मैं बताता हूं क्या होते हैं, और इसकी जो डेफिनेशन है बेटा, ध्यान दो, बस थोड़ा सा ये टॉपिक रह गया। डेफिनेशन है इसकी, राइट डाउन, इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन, defined as increase in resistivity per unit, increase in resistivity per unit resistivity per degree rise in temperature। इसके ना मैं हम जितने भी टॉपिक कर रहे हैं, आप कहीं जाके इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, सभी में से क्वेश्चन आए हुए हैं। करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन, ये वाला छोटा सा क्वेश्चन, ये जो करवाने लगा हूँ, मतलब मैं इस पर कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हाँ, ये कह दूंगा जो आपने आई को निया बी डी किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो जी, रेजिस्टिविटी क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, कहते हैं पहले डेफिनेशन पढ़ दें। कहते हैं इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, मतलब कि इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, पहले रेजिस्टिविटी थी रो नॉट, अब इंक्रीज हो गई रो, तो हमने लिख दिया इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी, पर यूनिट रेजिस्टिविटी, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो यहां पे रो क्या है, ये हमारे पास है फाइनल रेजिस्टिविटी कब आई, एट टेम्परेचर T। रो नॉट है इनिशियल रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T नॉट, और ये हमारे पास अल्फा का फॉर्मूला होता है। तो अल्फा का फॉर्मूला, अल्फा होता क्या है मैं ये फिर समझाऊंगा, लेकिन पहले फॉर्मूला इसका याद कर लो। दैट इज रेजिस्टिविटी में इंक्रीज कितना हुआ वो लिख लो, डिवाइड बाय ओरिजिनल कितनी थी वो लिख लो, मल्टीप्लाई बाय डिवीजन में ही लिख लो कि टेम्परेचर में कितना राइज हुआ। ये फॉर्मूला आया ही क्यों, क्योंकि बेटा हमें पता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मेटल्स के केस में तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, राइट। तो कितनी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी वो हम अल्फा से निकालेंगे, राइट। अल्फा क्या चीज है, अल्फा बेटा आपको ये बता रहा है, जैसे मेरे पास मान लीजिए मेरे पास दो मेटल्स हैं ए एंड बी, ए का अल्फा है 0.12 और बी की अल्फा की वैल्यू है मान लीजिए 0.4। इससे क्या पता लगेगा हमें, आप कोई आइडिया लगा सकते हो इस फॉर्मूले को देख के। अगर अल्फा की वैल्यू 0.12 है, अल्फा की वैल्यू 0.4 है, तो आपको क्या इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी, बी की नहीं, बी की रेजिस्टिविटी ज्यादा नहीं है, ये रेजिस्टिविटी नहीं बता रहा, इंक्रीज समथिंग, इंक्रीज, तो बताओ क्या मतलब है। मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों को, ए को और बी को, अगर आप इन दोनों को हीट करोगे, ध्यान से सुनना, दोनों को हीट करोगे, ठीक है। अगर आपने इसको पहले टेम्परेचर था 20, इसका भी पहले था 20, आपने हीट कर दिया 40, इसको भी हीट कर दिया 40, ठीक है, सेम हीट कर रहे हैं, राइट। तो अगर B की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब इसकी जो रेजिस्टिविटी का इंक्रीज आया होगा, हो सकता है ये मान लो कि ये लेट से हमारे पास आ गया 2 टाइम्स, ट्वाइस, मतलब ये ज्यादा इंक्रीज कर गई, और लेट से हम ऐसे लिखते हैं रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस मोर, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस बट लेस, ये है चीज। अल्फा की वैल्यू अगर हमारे पास जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि अगर आप उस मेटल को टेम्परेचर दोगे ना तो उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। समझ रहे हो बात को, हमारे पास दो मेटल हैं, दोनों को आपने गर्म किया,
आपको पता है कि दोनों की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन किसकी ज्यादा बढ़ेगी? जिसकी अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट ज्यादा होगा। जिसका कॉफिशिएंट ज्यादा है उसकी रेजिस्टिविटी, थोड़ा सा आपने डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ आ रही है बेटा बात? तो हमारे पास जो रेजिस्टर होते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपके शायद स्कूल्स में भी होंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स होते हैं जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स होती है 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम, उसका आपको अल्फा ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? आपके पास एक रेजिस्टर है, आप उसको लेके कश्मीर में चले गए, ठीक है, और उसको ही रेजिस्टर को लेके आप कन्याकुमारी तक चले गए। उस रेजिस्टर की वैल्यू है 5 ओम। आप पहले ठंड में गए, फिर आप गर्मी में भी गए, आपको टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा मिल रहा है। आप क्या चाहते हो कि जो आपने जो वो स्टैंडर्ड रेजिस्टर डिजाइन किया था, आपने वो बेचना है, ठीक है, आपने उसको 4 लाख का बेचना है। मान लो आपके पास वो रेजिस्टर है 5 ओम, आप कह रहे हो जी मेरा ये जो रेजिस्टर है ये 5 ओम का 5 ओम है, आप इसको कश्मीर में ले जाओ तब भी ये 5 ओम दिखाएगा, आप इसको गर्मी में ले जाओ कन्याकुमारी तक ले जाओ तब भी ये 5 ओम ही दिखाएगा, ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ये मैं आपसे बेट करता हूं, ये वैल्यू अपनी चेंज नहीं करेगा। आपने उसमें जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो ज्यादा रखा होगा कि कम रखा होगा? अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी कि कम होगी? अगर अल्फा की वैल्यू मान लो ज्यादा होगी, मान लो ज्यादा है, तो क्या हुआ होगा? जैसे ही आप उसको टेम्परेचर में लेके गए ठंड में, उसने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर ली। जब आप उसको गर्मी में लेके गए उसने अपनी वैल्यू फिर चेंज कर दी। क्यों? बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है बेटा? टेम्परेचर सेंसिटिव, ऐसे समझ लो, टेम्परेचर से सेंसिटिव है, ये टेम्परेचर से ज्यादा सेंसिटिव है, ये टेम्परेचर से कम सेंसिटिव है। तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब जैसे जैसे ही गर्मी या सर्दी आई वो रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू चेंज कर देगा। आप चाहते हो स्टैंडर्ड रेजिस्टर, स्टैंडर्ड रेजिस्टर वो होते हैं जो अपनी वैल्यू को चेंज ना करे, चाहे जहां मर्जी ले जाओ। तो आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जिसपे टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस कम हो, जिसकी अल्फा की वैल्यू कम हो। अब बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है, सुनो रितेश, सोना बाद में। तो क्वेश्चन ये आता है व्हाई वी यूज, नहीं, क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू सजेस्ट दैट इफ वी वांट अ स्टैंडर्ड रेजिस्टर शुड इट हैव अ मोर टेम्परेचर कोएफिशिएंट और लेस टेम्परेचर कोएफिशिएंट वैल्यू? हमेशा लेस। फिर से क्वेश्चन आता है, उसको बदल के आ जाएगा। अगर आपके पास स्टैंडर्ड रेजिस्टर है तो उसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू कम ही क्यों होनी चाहिए? आंसर है क्योंकि अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू कम होगी तो टेम्परेचर के कारण उसकी रेजिस्टिविटी में इंक्रीज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। अगर चेंज नहीं आएगा तो आपको सेम रेजिस्टेंस मिलेगी, चाहे टेम्परेचर बहुत ठंड में चले जाए चाहे वो गर्मी में ले जाए। डन? तो कल हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपसे पहले ये वाले फॉर्मूले यहां तक सारे सुनूंगा, उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, पढ़ के आना बेटा, सभी ने ये वाले स्टडी करके आने हैं फॉर्मूले। ओके।